हेलो एवरीवन। हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हो चुका है, जिसने इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर ये उनका मिशन है। तो इस एनईपी 2020 में से क्या क्या फीचर्स हैं और एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज हो चुका है, ये पूरा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आज। तो ये वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको लास्ट तक पता चल जाएगा कि जो 10+2 पैटर्न था, अभी वो 5+3+3+4 पैटर्न हो चुका है। तो उसमें क्या क्या नए नए उसके बेनिफिट्स हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये एनईपी क्या है। एनईपी इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देन ये एनईपी 2020 कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो ये सबसे पहले अप्लाई होगा स्कूल लेवल पे, हायर स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और हायर एजुकेशन कॉलेज लेवल पे, जैसे कि बैचलर्स डिग्री, वहां पर भी ये अप्लाई होगा। तो एनईपी 2020 का एकेडमिक ईयर कब स्टार्ट होगा? तो वो स्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर के बीच में। ये डिले हो चुका है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द कोविड-19। अदरवाइज ये अभी स्टार्ट हो जाता था, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड उन्होंने कुछ फैसले चेंज किए हुए हैं। ये फैसले जो कोविड-19 के कारण जो चेंज हुए हैं, वो भी उन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज किए हुए हैं। ये बाद में आपको पता चलेंगे कौन से ऐसे फंक्शंस है जो उन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज किए बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। और ये जो न्यू स्टूडेंट है जो एनरोल करेंगे अभी इस साल 2020 में, ये उनके लिए फॉलो होगा। जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए फॉलो नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले देखते हैं कि स्कूल लेवल पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो स्कूल लेवल पे 5 साल से कम बच्चों के लिए बाल वाटिका करके गृह होगा। ये बाल वाटिका गृह में टीचर जो होंगे, ये टीचर होंगे ECCE क्वालिफाइड, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहाँ पे एक कोर्स होता है, ये डिप्लोमा होता है एक पर्टिकुलर वे में। ये डिप्लोमा हो जाने के बाद जो टीचर क्वालिफाई करेंगे उनको यहाँ पे 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाने में मिलेगा। देन स्कूल लेवल पे क्या चेंज हुआ है? तो स्कूल लेवल पे जो बेसिक चेंज होगा, वो लाइक पहले 10वीं तक स्कूल होता था, अभी ये सिस्टम चेंज हो चुका है। 5+3+3+4 ये सिस्टम आ चुका है। तो इसमें 5 साल के बाद 3 साल, मतलब कि 5 स्टैंडर्ड तक, 5 स्टैंडर्ड तक, जो 5वीं कक्षा तक होगी, वहां तक सिर्फ बेसिक, उनका बेसिक फोकस होगा न्यूमरसी और लिटरेसी पे। मतलब कि आप बोलने पे जो गणित, सिंपल जो बेसिक मैथमेटिक्स होगा, और जिसके साथ में बेसिक लैंग्वेज जो पता होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज पता होनी चाहिए, जस्ट देन हिंदी, देन लाइक इंग्लिश, ये लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। उसके बाद न्यूमरसी, मतलब कि बेसिक मैथमेटिक्स, गुणाकार भागाकार, उस टाइप का थोड़ा मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए 5वीं कक्षा तक। ये उनका पहले फोकस होगा बेसिक थिंग पर। तो उसके बाद जो आने वाले नेक्स्ट 3 साल होंगे, तो उसमें क्या होने वाला है? तो उसमें वो फोकस होगा, ये फोकस होगा 6, 7 और 8 क्लास में, जहां पर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। सब्जेक्ट लाइक सोशल साइंसेस, PCB लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लाइक होल साइंस, इकोनॉमी, एथिक्स, लाइक दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है वो छठी कक्षा से ही इंट्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे ये गौर करने की बात है। तो ये सिस्टम अभी जो होगी, ये 5+3+3 होगी। तो ये मेन थिंग है, मतलब कि आप 5 साल, फिर 3 साल, फिर वापस 3 साल, मतलब अभी आप छठी से लेके 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो। तो उसमें ही सब्जेक्ट आपको सीखने हैं। उससे पहले आपको सिर्फ न्यूमरसी और लिटरेसी कंप्लीट करनी है। देन कॉलेज लेवल पे क्या चेंज होगा? जैसे कि हम लोग कॉलेज लेवल पे पहले ट्वेल्थ, मतलब कि 11th और 12th को पहले कॉलेज लेवल कंसिडर करते थे। अभी थोड़ा कॉलेज लेवल कंसिडर करने के लिए हमें जो 9th, 10th, 11th और 12th ये जो स्टैंडर्ड है, इसमें ही हम लोग एज अ कॉलेज लेवल सीख सकते हैं। मतलब कि क्या होगा कि आपका अगर इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट में होगा, आपको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और जो सब्जेक्ट आपको सीखना है, उसी को आपको सिखाया जाएगा, ना कि कुछ और। तो मेन कंसेप्ट यही है कि अगर आपको इंटरेस्ट है साइंस में, लेकिन आपको कॉमर्स के भी कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। लाइक अगर आपका एम होगा कि को यूपीएससी करना है, तो आपको यूपीएससी के ओरिएंटेड कुछ सब्जेक्ट सिखा सकते हैं, आप सीख भी सकते हो।
ये आप पे डिपेंड होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेना है और क्या आपको पढ़ना है। ये इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। मतलब कि कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट और कुछ साइंस के सब्जेक्ट अगर आपने लिए हो तो सभी सब्जेक्ट को आपको इम्पोर्टेंस सेम ही मिलेगा। इसमें कुछ नया उन्होंने समथिंग न्यू किया है यहाँ पे, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, यानी कि जो चौथी पांचवी कक्षा में ही 10वीं लेवल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं। तो उनका भी एक अच्छा खासा ख्याल रखेंगे, उनके लिए भी कुछ अच्छा पैटर्न यहाँ पे वो तैयार करके रखने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम में, उन्हें फॉरवर्ड और पढ़ाया जा सकता है। और एक वोकेशनल ट्रेनिंग होता है जैसे कि लाइफ स्किल्स में, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल हुआ है या फिर आपको कोई भी स्किल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कर सकते हो 10 से 15 दिन की, ये छठी कक्षा के बाद में। जो कि हम 8वीं कक्षा की बात करते थे वो आप अभी छठी कक्षा की बात कर सकते हो, जैसे कि कोई भी लाइफ स्किल आप सीख सकते हो। कुछ एडवांस टॉपिक इन्होंने यहाँ पे बताया है जो आपको बताने में अच्छा होगा, कि जो अडल्ट लर्निंग होगा, मतलब कि जो आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या फिर कुछ भी आप नया जो 11th 12th में सीखते हो, जैसे कि कंप्यूटर से हो गया कुछ बात होगी या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल वे में सीखते हो, तो वो आपको सिखाने के लिए एप्लीकेशन, टीवी चैनल और टेक्नोलॉजी के बेस पे काम लिया जाएगा। मान लो कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट सीखना है, मुझे कोई प्रैक्टिकल सीखना है, तो प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे वहाँ पे हर टाइम पे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड सीखने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे मैं क्या होगा कि मैं प्रैक्टिकल वे में ये टीवी चैनल्स में ऐप्स से सीखूंगा, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात होगी। देन एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो एग्जाम पैटर्न अभी यहाँ पे आपको बता दूं कि एग्जाम का मॉडल जो होगा वो सेमिस्टर भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, या फिर सेमिस्टर एनुअल मिक्स भी हो सकता है, ये डिपेंड रहेगा। देन साथ ही साथ में आपको एग्जाम जो देना पड़ेगा, तो एग्जाम देने के साथ में आपको दो लेवल की एग्जाम मिलेगी, एक बेसिक लेवल एग्जाम और एक होगा आपका एडवांस लेवल एग्जाम। पहले बेसिक क्लियर करने के बाद आप एडवांस लेवल की एग्जाम दे सकोगे। और ये जो बोर्ड की एग्जाम होती है ये साल में एक बार नहीं, अब 2 बार भी हो सकती है। बोर्ड की जो एग्जाम की जो मतलब की जो पावर थी वो रिड्यूस कर दिया गया है, अभी एग्जाम में आप बोर्ड की एग्जाम 2 साल मतलब साल में 2 बार भी दे सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक साल फेल होते तो आप वापस से रिपीट कर सकते हो, दैट इज अ मैटर। अभी रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा वो रिपोर्ट कार्ड आपके 3 पैरामीटर पे बनेगा। जो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा तो वो 3 पैरामीटर के अकॉर्डिंग टू होगा, जस्ट लाइक आप खुद को क्या लगता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो आप खुद चेक करके परफॉर्मेंस दे सकते हो। देन आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स, उनके अकॉर्डिंग टू भी आपका एक प्रोग्रेस पड़ेगा। और उसके बाद में आपके क्लास टीचर और टीचर के अकॉर्डिंग टू आपका प्रोग्रेस पड़ेगा, मतलब कि इसे हम लोग कहेंगे 360 प्रोग्रेस। अभी तक क्या होता था कि क्लास टीचर ही तय करते थे कि इसे प्रोग्रेस कितनी हो रही है, लेकिन अभी आप खुद भी तय कर पाओगे और आपके दोस्त भी तय कर पाएंगे कि ये बच्चा अच्छा है या बहुत ही अच्छा है या फिर वर्स्ट है, और उसके अकॉर्डिंग टू ही उसको सब्जेक्ट चूज करने में मदद कर पाएंगे। और सब्जेक्ट के साथ ही में उसको क्या सीखना है वहाँ पे उसकी वैल्यू दी जाएगी। ये एक एडवांटेज पॉइंट होगा कि बच्चों को खुद को पता होना चाहिए, क्लास को पता होना चाहिए कि मेरा दोस्त कितना पढ़ रहा है, और साथ ही साथ टीचर को भी। तो उसे क्या सीखना है, उसे क्यों सीखना है, ये तभी वो तय कर पाएगा जब उसे पता होगा अच्छे से। मान लो कि मैं 8वीं कक्षा में हूँ और मुझे गिटार बजाना अच्छे से सीखना है, तो मुझे साइंस के सब्जेक्ट लेके कुछ फायदा नहीं है। दैट इज अ थिंग। मतलब कि बच्चों को मालूम होगा कि उन्हें क्या सीखना है और कैसे एप्लीकेबल सीखना है। दैट इज अ थिंग। और यहाँ पे सबसे मेन बात और सबसे मुझे अच्छी लगने वाली बात जो है, जो कि टेक्नोफ्रिक करके कोडिंग जो है, जो हम लोग सीखते हैं और कोडिंग के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं चाइना में और यूएस में, 8 8 साल के बच्चे कोडिंग करते हैं, वैसा हमारे इंडिया में भी हो पाएगा। कोडिंग हम छठी कक्षा से स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस में, मतलब कि अगर आप 6 स्टैंडर्ड में हो तो आप कोडिंग आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा। आप फेसबुक जैसी कंपनी तो बना नहीं पाओगे, लेकिन छठी कक्षा में होने के बाद बहुत ही पावरफुल आपकी कोडिंग स्किल हो जाएगी, जिसके कारण आप इंडिया ग्लोबली बहुत ही अच्छे स्केल पे ले जा सकते हो। और ये अपने आप में ही एक अच्छी बात है, सिलेबस में अगर आप कोडिंग सीख रहे हो जो कि आप 12th स्टैंडर्ड में सीख रहे हो तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। 12th के बाद कोडिंग करना, और वही कोडिंग अगर आप 6 स्टैंडर्ड में कर रहे हो तो इसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि 6 साल की प्रैक्टिस आपको डायरेक्टली मिलती है और आप प्रो लेवल के कोडर बन जाते हो जब आप इंजीनियरिंग करते हो तब। इंजीनियरिंग करते हो या फिर इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो तब भी आपको एक नॉलेज अच्छे से बढ़ जाएगा, आप खुद का सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो या फिर आप खुद का कुछ भी एप्लीकेशन डिजाइन कर पाओगे। देन जो कुछ भी कंटेंट होगा जो सिलेबस के रिगार्डिंग होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट होगा, जैसे कि पीडीएफ, ई बुक्स। अभी ई बुक्स हर जगह पे रिप्लेसमेंट होंगी, क्योंकि इकोनॉमिकल भी अच्छा होगा, इको फ्रेंडली भी अच्छा होगा। और इसे जो आर्ट लैंग्वेज है, में तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उसके साथ में मराठी, गुजराती, तो वो आर्ट लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा बनेगा, उसके बाद में बाकी के लैंग्वेज भी बन सकता है, तो आर्ट मेन स्ट्रीम लैंग्वेज जो है उसमें पहले बनेगा। देन जो डिसेबिलिटी होंगे, मतलब कि जो दिव्यांग होंगे, हैंडीकैप होंगे,
तो उनके अकॉर्डिंग टू ये सॉफ्टवेयर बनेंगे। देन कॉलेज का एडमिशन कैसे होगा? तो कॉलेज के एडमिशन के लिए आपको 10 एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप एनटीए का एक कॉमन टेस्ट देके भी बाकी के कॉलेज में इंटरेस्ट ले पाओगे। ये भी एक अच्छी पॉइंट है, आपको 10 जगह पे पैसे भरने की जरूरत नहीं होगी, 10 एग्जाम में 10 अलग अलग सब्जेक्ट सीखने की जरूरत नहीं होगी, आपको एनटीए के एक ही कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट से बाकी कॉलेजेस में एडमिशन लेने में फायदा होगा। तो बेनिफिट टू बैचलर, और बैचलर में क्या होगा कि कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो बीच में ही उनका वाला जो एजुकेशन है बैचलर छोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि कभी कभी उन्हें इकोनॉमिकल क्राइसिस से झेलना पड़ता है, कभी कभी उन्हें कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण छोड़ना पड़ता है एजुकेशन। तो वो एजुकेशन छोड़ने के बाद में समझिए कि मैं अगर 2 साल कंप्लीट करके तीसरे साल में मैं छोड़ता हूँ, तो 2 साल का मेरा क्रेडिट जो होगा उसे जमा करने के लिए एक एकेडमिक बैंक इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एकेडमिक बैंक में डिजी लॉकर के टाइप में ये स्टोर होगा, आपका जो स्कोर होगा वो डिजी लॉकर में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद में अगर आपको वापस से उसे कोर्स को कंप्लीट करना है तो आप उसे वापस कंप्लीट कर पाओगे। ये बहुत ही अच्छा होगा, अगर आप एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट होंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट काम करेगा। ड्रॉप आउट के बाद में आपको वापस वही एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर देने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। और इसके साथ में ही आप कभी भी एंट्री मार सकते हो, कभी एक्सिट मार सकते हो, ये एक अच्छी बात है। मान लो कि मैंने अभी 2 साल इंजीनियरिंग करने के बाद में छोड़ दिया और मुझे वापस कभी इंजीनियरिंग करने की जरूरत पड़ी, तो फिर मैं वापस इंजीनियरिंग को थर्ड साल से ही कैरी ऑन कर सकता हूँ, दैट इज अ थिंग। और यहाँ पे मेरा स्कोर काम करेगा लाइक एकेडमिक बैंक। और आपका 1 साल का 2 साल का मतलब कि आपके ड्रॉप आउट की डिग्री आपको जिससे मिलती थी, ड्रॉप आउट में आपको कोई डिग्री पहले मिलती नहीं थी, यहाँ पे आपको सब सेकेंड ईयर पास ऐसा डिग्री मिलेगा। बैचलर की डिग्री नहीं, लेकिन सेकंड ईयर बैचलर की डिग्री मिलेगी, और बाद में फिर फाइनल ईयर बैचलर की डिग्री आपको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगी। देन कैंपस जो है, अभी पैंडेमिक के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट स्टूडेंट जो थे वो बाहर फंस चुके थे। तो उसी कारण यहाँ पे जो बाहर के जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि स्टैनफोर्ड हो गया या फिर कैम्ब्रिज हो गया, तो उसकी यूनिवर्सिटी के कैंपस इंडिया में भी यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे इंडिया में रह के ही अच्छा एजुकेशन पर एक अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं और सस्ते में अच्छा एजुकेशन ले पाएंगे। और मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट मतलब कि समझ लो कि अगर आप आईआईटी में हो और आपको आईआईटी में सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं पढ़ना है, आपको आईआईटी में दूसरे भी एडमिशन ले सकते हो, लाइक आप आईआईटी में लाइक पेंट्री भी कर सकते हो, आईआईटी में आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, आप फैशन डिजाइनिंग भी वहाँ पे कर सकते हो, लाइक दैट काइंड ऑफ कोर्सेस। मतलब कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे और बनेंगे, ना कि आईआईटी जैसे सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ये नहीं, सभी कोर्सेज के लिए। तो इसी के साथ हमने देखा कि एनईपी का कोर्सेज कुछ बेनिफिट, और यहाँ पे वो खत्म होते हैं बेनिफिट्स। और आप इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक मेरे इस वीडियो को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।